नमस्कार, मैं हवजाज शेख आजाद और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार का पतन होता है एक छात्र आंदोलन के बाद। उसके बाद से राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदलती रहती हैं और पिछले हफ्ते बांग्लादेश के एक छात्र नेता की जो कि फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव के लिए एक उम्मीदवार भी थे, उस्मान हादी, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनको गोली मारी जाती है, फिर उनको इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जाता है और फिर रिपोर्ट आती है कि उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठती है। भारत को लेकर के एंटी इंडिया सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा है। जो नारे वहाँ पे लग रहे हैं उसमें भारत के खिलाफ लगाए जा रहे हैं नारे। भारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखी जा रही है। बांग्लादेश में जो ये राजनीतिक घटनाक्रम है, ये हिंसक आंदोलन है, इसके पीछे क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, क्या भारत को लेकर कितनी नाराज़गी क्यों है, इन तमाम बातों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। बांग्लादेश की राजनीति पर नज़र रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट, ढाका ट्रिब्यून के लिए पहले लिखते रहते हैं, बांग्लादेश के लिए अभी भी लिखते रहते हैं, थिंक टैंकर अगस्तियस मित्रा। Right, I can pronounce your name right. Please correct me. Nansha Maitra. Nansha Maitra, yes. हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम बांग्लादेश की तमाम मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ये बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश में भारत को लेकर के नाराज़गी क्यों है, इसको समझने की हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी देश हैं। भारत और बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं और एक दूसरे के प्रति ये नाराज़गी मेरे ख्याल से नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ गिले शिकवे हैं, अगर कुछ नाराज़गी है, अगर कुछ ऐसा लग रहा है, शक सुबह कुछ भी है, तो उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि साउथ एशिया में कोई इस तरह की एक दुश्मनी भरापूर्ण जो माहौल है उसका निर्माण हो। मिस्टर मैत्रा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये ताज़ा घटनाक्रम है, उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या की जाती है, उसमें भारत को लेकर के नाराज़गी क्यों है? आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझाइए। जी और नव भारत टाइम्स, नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। देखिए, उस्मान हादी का जो वत्ता हुआ है ये बहुत ही कंडेनेबल इंसिडेंट है एंड इन इंडिया वी फील वेरी वी आर वेरी सॉरी टू हियर सच काइंड ऑफ इंसिडेंट। एट द सेम टाइम ही वाज बेसिकली staging a protest, a peaceful protest. So this is very condemnable incident as well as shocking for Indians as well. हाँ जी, बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स किसी की हत्या करना ये बहुत निंदनीय है। लोकतंत्र में या किसी भी विचारधारा में एक हिंसक आंदोलन होना नहीं चाहिए। आप अपनी बात कहिए, शांतिपूर्ण अंदाज में कहिए, उसे सुना जाना चाहिए। किसी की हत्या ऑफ कोर्स बहुत ही निंदनीय है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये छात्र नेता है, इनका मैं पिछले 1 साल से मैं बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ता आया हूँ, देखता आया हूँ। इनके फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो ये लिखते रहे हैं, उसमें इनका एंटी इंडिया सेंटिमेंट खुलकर के दिखता रहा। उस्मान हादी जिनकी हत्या की गई है, उनका जो पोस्ट उसमें ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कल्पना की गई है। मिस्टर मैत्रा, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उस्मान हादी जो एंटी इंडिया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके जो टीम थे, हिज ऑर्गेनाइजेशन इनकिलाब मंच, तो हाँ, उसके लिए एंटी इंडियन सेंटिमेंट मतलब देयर वाज इनफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही बात करते थे। बात तो ये नहीं, ही वाज एट द एंड ऑफ द डे ही वाज उन्होंने बांग्लादेश के नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे। बट यहाँ उनके जो हत्या हुआ वो एक ऐसे समय काल पे हुआ जहां पे 2-3 अलग अलग चीज क्रूशियल फैक्टर को अंतिम काल में, जैसे कि अब देख रहे हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट था, इंटरिम गवर्नमेंट इन द सेंस सो कॉल्ड द गवर्नमेंट लेड बाय द चीफ एडवाइजर, देयर अबाउट टू डिसॉल्व, इलेक्शन होने वाला है फरवरी में। और बीएनपी का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है बांग्लादेश में, आप जानते हैं कि 2 ही पार्टी मेन स्ट्रीम लार्ज पार्टी है, आवामी लीग which is led by former Prime Minister Sheikh Hasina, and the other one Khaleda Zia's party, BNP. So the BNP's leadership are not in Bangladesh. Tariq Zia is not in Bangladesh for 17 साल से ज्यादा भी उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा।
उन्होंने लंदन रहते हैं। तो दिसंबर 25 में तारेक साहब वहाँ पे बांग्लादेश में आने वाले थे सिलेक्ट होके लंदन से। तो ये एक डिस्कोर्स है पॉलिटिक्स का जो जिसी टाइम पे उस्मान हादी को हत्या हुआ। और इसी टाइम पे कि कंट्री निर्वाचन के लिए इलेक्शन के लिए तैयार हो रहा है। तो उनकी मौत, उनकी सपोर्टर्स कई सारे प्रभाव होगा नेशनल पॉलिटिक्स के, बांग्लादेश के नेशनल पॉलिटिक्स में। यस मिस्टर मित्र, मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ भी हो वो होता है। जैसे साउथ एशिया में अमूमन हम देखते हैं कि चाहे इंडिया की में इलेक्शन होने वाले हो या फिर पाकिस्तान में हो या फिर बांग्लादेश में हो, आप जो इंडिया में भी होता है या पाकिस्तान में होता है, दोनों एक दूसरे की बात करते हैं। बट ये सेंटिमेंट मुझे समझ में नहीं आता कि ग्रेटर बांग्लादेश, ये जो कंसेप्ट है कि भारत के टुकड़े करना, कि कई सारे भारत के हिस्से को तोड़ करके आप एक अलग बांग्लादेश का निर्माण करने का ख्वाब देख रहे हैं, मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। वहाँ पे एक चीज़ और वायरल है पिछले कई दिनों से, सिराजुद्दौला साम्राज्य की स्थापना। आपने देखा होगा सिराजुद्दौला। मुझे वो मेंटेलिटी मुझे बेसिकली समझना है कि आप अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ भी करिए, इससे इंडिया को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप इंडिया को काटने की बात करते हैं, जब आप सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं, तो फिर इंडिया ऑटोमेटिकली एक प्लेयर बन जाता है इस पूरे चीज़ में। मैं इस मेंटेलिटी को मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये सिराजुद्दौला साम्राज्य और इन सब तमाम चीज़ों को। देखिए, ये एक नैरेटिव है, वो कोई गवर्नमेंट का कोई मैप तो है नहीं। आप जानते हैं पॉलिटिकल मैप जो होता है वो बहुत ही वेल डिफाइंड मैप होता है। तो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप है, तो इसकी, या तो फिर जैसे कि किसी मूवी के लेकर हम लोग बातचीत नहीं करते, एक सीरियस डिबेट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि नवभारत टाइम्स जैसा कोई क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस बात को ज्यादा गुरुत्व नहीं देना चाहिए है। वो एक यूथ प्रोटेस्टर्स है, उसके पीछे बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप है, सेंटिमेंट्स है, इमोशन ड्रिवन रीजंस है, हेट्रेड है। तो उन सब चीज से हम लोगों को हट के बात करना है, कि हम लोग को सीरियस चीज पे बात करना है। बट हाँ, आपने जो एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि एंटी इंडियन सेंटिमेंट है, बहुत दिन से है, शेख हसीना की टाइम से भी है। और उनके पीछे कई सारे रीजन भी है, फैक्टर्स है और रीजंस है। रीजंस फैक्टर से अलग है। एक फैक्टर्स है कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लेवल पे वो काम करते हैं, बट नॉट नेसेसरीली ऑल द बांग्लादेशीज और हु आर हेटिंग बांग्लादेश, हु आर हेटिंग इंडिया इनसाइड बांग्लादेश आर नेसेसरीली फिटिंग इनटू दैट बॉक्स। तो क्या होता है, आप जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो 16 बिलियन के आसपास है, बायलैटरल जो ट्रेड है। और नॉट नेसेसरीली हमारे जो रिश्ता है ये ट्रेड वॉल्यूम के विचार से आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट से लेके डेली खाने पीने के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कंज्यूमेबल गुड्स है, सब चीज लेके बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, सिक्योरिटी के बावजूद भी। तो आपने जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट के बारे में बात किया, इनके पीछे कई सारे रीजन के पीछे एक है बॉर्डर इशू। आप जानते हैं कि हमारे साथ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 97 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर है। मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स आर वेरी पोरस, बहुत ही डेंस्ड है, और बहुत सारे नदियां हैं जो डिमार्केटेड सही से नहीं है। बहुत सारे जगह में कांटातार जो बार्ब्ड फेंसिंग है वो नहीं है। तो इसीलिए बीएसएफ को एक प्रॉपर मॉनिटरिंग पॉलिसी लेना होता है, क्योंकि स्मगलिंग वहां से बहुत ज्यादा है। आप शायद मेरे पिछले स्टोरी पढ़ा हुआ है, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग लेके, ड्रग स्मगलिंग लेके, कैटल स्मगलिंग लेके, ये सब चीज होता है। और उनके अंदर जो स्मगलिंग नेटवर्क है, अगर पॉसिबल है, आई विल सेंड यू अ लिंक, प्लीज फीचर दिस द स्टोरी। मैंने आउटलुक मैगजीन के लिए इन्वेस्टिगेट किया कि कैसे 14 साल 15 साल की लड़कियों को यहाँ पे लेकर मतलब बांग्लादेशी जो स्मगलर्स नेटवर्क है इंडिया भेजते हैं बहुत सारी ट्रिक्स के दौरान। तो एक चीज ये है। दूसरा चीज ये है जो बॉर्डर किलिंग है, फेलानी इंसिडेंट इज वेरी इनफेमस। तो वो चीज ऐसे जैसे होते हैं। अदर थिंग इज रिवर वाटर। हम जानते हैं कि बांग्लादेश की लोअर बेसिन में है, तो किसी भी कंट्री में, किसी भी जियोग्राफी में, ये तो जियोग्राफी के ऊपर है ना, ये कुदरत ऐसे बनाया, बिल्कुल नेचर ऐसे बनाया कि बांग्लादेश टेरिटरी इज ऑन द अपस्ट्रीम। आई मीन यू नो जो
रिवर बेसिन है, तीस्ता रिवर के जो बेसिन है, जो जिसके लिए हमारे नॉर्थ बंगाल में कई सारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है वेस्ट बंगाल का, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो नॉट नेसेसरली ममता बनर्जी इज ईगर टू शेयर दैट वाटर, बिकॉज वहाँ पे जो खेती करता है, बहुत सारे खेती करने वाला फैमिली जो कृषक भाई है, उनको उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस बात से बहुत देर से ये बात चल रहा है। शेख हसीना का आई थिंक सेकंड टर्म से सुजाता सिंह जब फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, तब इस बात पे एक चर्चा हुआ। तो वो लेवल पे था। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बता दिया कि सिर्फ तीस्ता क्यों, और जो 54 अदर रिवर्स है, कोशी है, गंगटोक है, तो उन रिवर को वाटर पानी की बंटन के लिए बात किया गया है, बट टेक्निकली दे आर नॉट वेरी फिजिबल। तो हमने देखा कि इस मामला में चाइना भी आ गए, ये मामले पर बिछड़ गए, रिवर बेसिन बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बात किया। तो ये सब चीज चलते रहते हैं। एंटी इंडियन नैरेटिव इज वन ऑफ द थिंग, बट द मेन थिंग व्हाट आई वुड, मैं जो बोलना चाहता आदित्य जी, आजाद जी, कि इलेक्शन बांग्लादेश में जो लास्ट निर्वाचन हुआ 2024 में, 2023 में, एंड उसके पहले 2018 में, लास्ट जो इलेक्शन है, इसमें टर्नआउट बहुत कम था। बहुत सारे देश 2018 इलेक्शन में और 2023 इलेक्शन में जो टर्नआउट था, इसके लिए इलेक्शन के पहले बहुत सारे ऑब्जर्वर ग्रुप, आप जानते हैं कि इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप जैसे कि एनफ्रेल, यूएस का जो इलेक्शन मॉनिटर ग्रुप है, नॉट नेसेसरली इट्स अ स्टेट ग्रुप, बट ऑफ कोर्स द यूएस बैक्ड एजेंसी, इलेक्शन ऑब्जर्वर कमेटी, उन्होंने ये बॉयकॉट किया। इंडिया ने इस इलेक्शन को सपोर्ट किया। तो एंटी इंडियन सेंटीमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि शेख हसीना का जो एक जो पार्शियल इलेक्शन है, जिसमें बीएनपी और कई सारे रीजनल लोकल पार्टी, नेशनल पार्टी को सही सलामत से उनको पार्टिसिपेशन नहीं था, जिसमें आवामी लीग को जिस तरह के चुनाव पे जीत गए, तो ये बांग्लादेश की जनगण सही से नहीं लिया। तो बांग्लादेश में एक सेंटिमेंट रहता है कि इंडिया ने सिर्फ आवामी लीग के साथ या तो फिर शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ दोस्ती बनाए, बांग्लादेश के साथ, जनगण के साथ नहीं बनाए। बट इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे अटेम्प्ट लिया, बट गवर्नमेंट ने जो पार्टी रहता है, नेचुरली ऑब्वियसली उनके साथ रिश्ता बनते हैं। हमने देखा बीजेपी ने नो बीजेपी बोल के एक पार्टी कार्यक्रम चालू किया दूसरे देशों का पॉलिटिकल लीडरशिप को लेके, नॉट नेसेसरली इनकम्बेंट अपोजिशन के लिए भी। और बीएनपी भी पहले ये कोशिश किया कि बीजेपी के यहाँ पे नेशनल पॉलिटिक्स में जो भी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, उनको साथ रीच करने के लिए, बट बीएनपी वो ट्रस्ट, बीएनपी के लीडरशिप के ऊपर इंडिया को वो ट्रस्ट पहले नहीं था। बट अभी समय बदल रहा है, बीएनपी भी समझ रहा है कि इंडिया का कितना जरूरत है। हाँ जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। नहीं, ठीक है, आपने जो कहा वो मैं उस चीज़ से इत्तेफाक भी रखता हूँ। जो इलेक्शन जो हुआ था बांग्लादेश का, उसको मैंने कवर भी किया था, और वो आपने जो बिल्कुल सही कहा कि उसमें बीएनपी भाग ही नहीं ले रही थी। और मुझे यहाँ तक पता चला कि जो अवामी लीग के ही अपने कुछ नेताओं को उन्होंने अपने अपोजिट इलेक्शन में खड़ा कर दिया था। वो मैं समझ रहा हूँ कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको ड्यू तरीके से फॉलो नहीं किया गया। बट दिक्कत यह है कि भारत में कि अवामी लीग और बीएनपी, इनमें बीएनपी का समर्थन जब कुछ हद तक बीएनपी का झुकाव जो रहा वो पाकिस्तान के साथ रहा है, तो वे भारत के लिए स्वाभाविक बन जाता है अवामी लीग के साथ। और चूंकि शेख हसीना के साथ भारत के एक पुराने संबंध रहे, उनके पिता मुजीबुर रहमान के साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं, तो वो एक फैक्टर काम करता है। इन सब बीच में ये जानना चाहूँगा कि 2026 में अभी फरवरी में इलेक्शन होने वाला है। अभी हालिया प्रदर्शन, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत, उसमें क्या इलेक्शन होना मुमकिन लग रहा है आपको बांग्लादेश में 2026 फरवरी? देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट में जब शेख हसीना जी आने तक भी एक प्रोहिबिशन था, इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट लेके, नॉट इंटरिम, केयरटेकर। तो इस गवर्नमेंट में, आवामी लीग गवर्नमेंट में, इन
क्लॉज को हटा दिया। Yes, yes, तो yes. सो टेक्निकली नो गवर्नमेंट कैन बी ए केयर टेकर गवर्नमेंट। तो पहले ये होता था कि इलेक्शन कमीशन जब निर्वाचन की टाइमिंग स्केड्यूल जब तफसील जब घोषणा कर देते थे, वो अनाउंस होने के बाद वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाते थे एक न्यूट्रल इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो अभी तो वो है नहीं, एक इलेक्शन हो रहा है एक इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के गवर्नेंस के अंदर, अंडर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, हु इज ए नोबेल लॉरिएट। तो देखिए, इलेक्शन तो मुझे लगता है, मुझे सुनने लगा बहुत जगह से ये सुन रहा हूँ कि इलेक्शन अदो होगा कि नहीं होगा, और बीएनपी आएगा कि नहीं आएगा, बट वी नो एज ऑफ टुडे बीएनपी लीडर तारेक रहमान उन्होंने 25 दिसंबर बांग्लादेश उनकी बेटी जाइमा रहमान के साथ पहुंचाएंगे। पहले सिलेट आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। बट अगर कुछ बड़ा इवेंट नहीं हो तो उन्होंने यही बता दिया। तो हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर शफीकुल आलम, जो डॉक्टर शफीकुल जो जमात का एमीर है, उन्होंने अभी लंदन में है। शायद उन दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसे मीटिंग है कि बीएनपी के साथ वो अगर कुछ पॉइंट तक समझौता किया गया, तो इसके दौरान ये स्थिति बदल सकते हैं। बट हाँ, इलेक्शन तो फरवरी में होना ही है। और बांग्लादेश में ये एक कहावत है कि 17 साल से आदमी ने वो वोट नहीं दिया। अब जानते हैं कि आदमी जब भूखा रहता है और जब वोट नहीं देता है, तो उनकी जो परसुएंस है वो एक ही तरह रहता है। और तो बांग्लादेश में 300 सीट्स है। आप जानते हैं कि एक यूनी कैमरल पार्लियामेंट है, हमारे तरह द्विस्तरीय नहीं है। हमारे जैसे राज्यसभा, लोकसभा है पाकिस्तान में, जैसे कि सेनेट और द्विस्तरीय जो सिस्टम है वो नहीं है। बांग्लादेश में एक ही पार्लियामेंट, सिंगल यूनी कैमरल पार्लियामेंट है, और 300 सीटेड पार्लियामेंट है, और 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन। तो महिलाओं के लिए 50 अलग सीट रहते हैं। तो हम देखा है कि इंक्लूसिव इलेक्शन हो रहे थे, बहुत सारे रीजनल पार्टी भी शामिल हुआ है। बट सिक्योरिटी सिचुएशन लेके कुछ मामले हैं। बट इस गवर्नमेंट जो है, आप जानते हैं कि अगेन आई एम रिपीटिंग कि इंटरिम गवर्नमेंट तो नहीं है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है। यूनुस है, वो दुनिया भरी एक बहुत ही एरुडाइट पर्सन है, नोबेल लॉरिएट है। तो उनकी भी कुछ डिलीवरी है, मगर उनकी डिलीवरी यही है कि ठीक से सही सलामत से एक फ्री फेयर इलेक्शन जिस तरह भी कर सकता है, उसको उनको इलेक्शन को डिलीवर करना। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप चूंकि बांग्लादेश की राजनीति बहुत अंदर जाके देखते हैं, काफ़ी गहराई से उसको देखते हैं। जो ये छात्र दल जो पिछले साल जो प्रोटेस्ट हुआ था, और ये छात्र दल कई सारे संगठन बने थे जो कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। इनका क्या सरकार बनाने में क्या इनका योगदान हो सकता है? आर दे कमिंग इन पावर? देखिए, गुड क्वेश्चन। जो 5 अगस्त का या तो फिर जुलाई में, जिसको मानसून रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसमें जो स्टूडेंट थे, नॉट नेसेसरली इट वाज जस्ट जेन जी, इट्स कॉल्ड जेन जी बिकॉज इट्स इजी टू ब्रांड। वी हैव सीन द ट्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड राइट फ्रॉम नेपाल टू एंड, बट नॉट नेसेसरली उसमें सिर्फ जेन जी भी शामिल थे। उसमें बहुत सारे, मैं जब ढाका में रोड पे, जिसके साथ मतलब ढाका इज अ सिटी ऑफ द रिक्शा पुलर, मैं देखता था कि कितनी उनके मतलब डेली लाइफ का स्ट्रगल है। महंगाई कैसे बढ़ रही है, कैसे बिजली का बिल बढ़ रहा है, डेली कंज्यूमर आइटम्स एंड सब सारी चीज बढ़ रहा है। बाय द वे, इस सारे चीज के साथ इंडिया का एक गहरी रिश्ता है। जैसे कि प्याज मान लीजिए, टू सम एक्सटेंट आलू, पोटैटोज, राइस, ये सारे चीज बांग्लादेश में जाते हैं इंडिया के दौरान। बांग्लादेश का व्हीट का भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है, क्योंकि वो बेसिकली राइस सीटिंग बेल्ट है। आप जानते हैं कि हम बंगाली बेसिकली द राइस सीटिंग कम्युनिटी, तो उसमें लेबर क्लास बढ़ने की वजह से, क्योंकि इससे कंस्ट्रक्शनल हब राइट, बांग्लादेश द मल्टी बिल्डिंग्स आर हैपनिंग, तो इसके लिए बहुत सारे जो मजदूर है उसके लिए गम, गेहूं भी सप्लाई जरूरत है। तो इंडिया में जब गेहूं का एक्सपोर्ट बैन हुआ था, पीयूष गोयल जी के पास और बीजेपी के पास ये रिक्वेस्ट आया अवामी लीग के, मैं खुद उस स्टोरी का डेवलप कर ट्रैक कर रहा था। तो
उसी टाइम पे आवामी लीग के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर प्रेशर था कि इंडिया के आके वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ताकि गेहूं, व्हीट को, इंडिया एग्जेम्प्ट बांग्लादेश फॉर इंपोर्टिंग दिस थिंग। तो ये सारे दूसरे देश के लिए बंद था, स्थगित था, और बांग्लादेश, इजिप्ट, कुछ देश के लिए ये दिया गया था। हाँ जी। तो इस मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभी ये छात्र नेता हादी की हत्या हुई है। ये जो छात्र नेता है अभी भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो उम्मीदवार है अगले साल के चुनाव के लिए, इनका भारत से मांग क्या है? मैं इसलिए इस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ ताकि इन मांगों को समझा जाए और जो ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, एटलीस्ट वी कैन इनिशिएट दिस। इनकी मांग क्या है? देखिए, आपने सॉरी, मैंने जो क्वेश्चन का, आपका पहला क्वेश्चन सवाल जो था उनका मैं रिस्पॉन्स दे रहा था कि स्टूडेंट ग्रुप नॉट नेसेसरली एट सो कॉल्ड स्टूडेंट, उसमें बहुत सारे ऐसे आदमी भी थे, युवा थे, जिनको पढ़ाई छोड़ दिया बहुत पहले, रोटी रोजगारी में है। तो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ ए सिविल मूवमेंट। तो Yes. हाँ, तो ये जो यूथ मूवमेंट है, तो उनका ये कहना कि जो सोसाइटल डिमांड है उनको सामने लेकर आना, क्योंकि वो जो पॉलिटिशियंस है और उनके बीच में जो जो इलेक्टोरल डेमोग्राफी है, जो आम आदमी है और वो पॉलिटिशियन, उनके बीच में बहुत फर्क रह चुके हैं। तो उनके जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल, एग्जॉर्बिटेंट ऑरा, उसकी वजह से आदमी सब थक चुके हैं, इसीलिए स्टूडेंट आ गए, शामिल हो गए। ऑफ कोर्स देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप, वी हैव सीन द कपल ऑफ रेडिकल ग्रुप भी थे। तो जैसे कि पहले डाकसू का जो वीपी थे, नूर, उन्होंने खुद का पार्टी बताया, गण अधिकार परिषद, गैप बोल के। उसके बाद एनसीपी आया, तो एनसीपी के साथ एक मिक्स है। तो अभी भी उसमें बहुत सारे फ्रिक्शन आ गए। तो यूथ पॉपुलिस्ट मैटर्स अ लॉट, बट एक चीज सोच लीजिए जाए कि यहाँ पे हमारे इंडिया में होता है, कई सारे एलिट यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि आईसा जीतते हैं, जेएनयू में, जैसे कि बहुत सारे जगह में लेफ्ट पॉलिटिक्स विन, बट दे can't make even in my own state Bengal, जहाँ पे सीपीएम का कोई सीट नहीं मिला, अच्छा से ये नहीं पकड़ नहीं मिला। तो एक ही चीज बांग्लादेश में भी होता है कि हमने देखा कि डाकसू यूनिवर्सिटी में, जो ढाका यूनिवर्सिटी इलेक्शन में जमात कैसे मार्च किया, लिटरली मार्च किया। तो यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है, वोटिंग पैटर्न है, जुबाव का जो वोटिंग पैटर्न है, एक एकेडमिया में जो वोटिंग पैटर्न है, और जनरल इलेक्शन में नॉट नेसेसरली देयर इज अ कनेक्शन, बट हाँ, जमात जो ग्रुप है उनकी सोशल सपोर्ट बहुत मिल गए। और पहले जमात था एक सोशल कंस्ट्रक्ट, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अब वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गया। जिस तरीके से जमात की अमीर डॉक्टर शफीउल्लाह जैसे भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से फ्री, थोड़ा सा रिलैक्स्ड, कूल वे से अप्रोच कर रहे हैं, तो वो कन्वेंशनल वे नहीं है। तो जमात इज नाउ ए हार्डकोर पॉलिटिकल एंटिटी, और पहले जमात को बीएनपी का जरूरत था, बीएनपी को भी जमात का जरूरत था। अब दोनों में बहुत फर्क बिस्तर आ गए, बट हो सकते हैं, हमने ये भी देख सकते हैं इलेक्शन के लिए कुछ समझौता पे वो दोनों ब्लॉक आ गए। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बीएनपी और जमात को एक दूसरे की जरूरत थी, मतलब पहले जमात को जरूरत थी बीएनपी की। अभी तारिक रहमान जो है, कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने 71 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वार था उसके लिए उन्होंने जमात पर निशाना साधा था, टारगेट किया था। उन्होंने कहा था कि जमात की वजह से लाखों बांग्लादेशी नागरिक की मौत हुई थी, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। एक चीज मैं इसमें एक चीज और मैं आपसे इसी सवाल not supporting, but they fought on behalf of the West Pakistan army, and they are a part of the brutal massacre. तो उनकी जो पहला करा हुआ जो उस चीज से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते, वो चीज उनको हंट करते हैं। मैं इसी में एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि जो छात्र नेता है, जो कि ऑफ कोर्स हम जब एक छात्र नेता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली बात ये आती है कि वो बहुत ज्यादा लिबरल होंगे, प्रोग्रेसिव माइंड के होंगे, फ्यूचर को सोचने वाले होंगे, और वो बहुत कम कट्टरपंथी जो मानसिकता होती है उनमें बहुत कम होगा, कट्टरता बहुत कम होगा, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की जब हम बात करते हैं वो कम होगा। लेकिन क्या वो छात्र नेता और जमात, जब ये दोनों मिलते हैं, कॉकटेल बनता है, वहां पे जब मजहबी नारे लगते हैं,
तो फिर एक अंदेशा बनता है कि बांग्लादेश में जो आने वाली सरकार होगी उसमें जमात की शायद भूमिका होगी। अगर वो छात्रों के सहयोग से भी सरकार बनती है तो वो सरकार क्या, किस तरह की सरकार वो दिखेगी, मैं उस चीज को समझना चाहता हूँ। रेडिकल इस्लामिस्ट सरकार जिसमें कि तालिबान का छाप होगा, इस तरह की सरकार, मैं इस चीज को बेसिकली समझना चाह रहा आपसे। देखिए, तालिबान का छाप होगा ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस्लामिक जो स्कूल्स आते हैं, हनाफी हो या सलाफी हो, वो अलग-अलग घराना होता है। और बांग्लादेश का जो इस्लामिक वेव है, उनके साथ पाकिस्तान का या तो फिर जो अफगानिस्तान से आते हैं, उनकी बहुत सारे मतलब फ़र्क बहुत सारे हैं। बट जो देवबंदी घराना का जो है, जिसको तबलीगी कहा जाता है, तबलीगी इस्लामिक स्कूल, उनके साथ बांग्लादेश की बहुत सारे रिश्ता है, जो हमारे यूपी से आता है एक्चुअली। तो आपने देखा कि तालिबान मिनिस्टर एमिर मुत्ताकी जब इंडिया आए थे, उन्होंने देवबंदी ये विजिट किया। तो हाँ, देखिए, बांग्लादेश सोसाइटी बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी, किस तरीके से जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 46 था, जब शेख हसीना 1971 में, जब जस्ट आफ्टर द लिबरेशन, इकोनॉमी कहाँ था, और वो उसके बाद पाकिस्तान को लिपफ्रॉग करके, पाकिस्तान को ये करके छपा के उन्होंने चला गया सामने। उनका जीडीपी जो पर कैपिटा कम है, समथिंग अराउंड 2700, जो भी इंडिया से भी ज्यादा है। वो सारे चीज बांग्लादेश देखा कुछ फैक्टर की वजह से। गारमेंट इंडस्ट्री थे, एक्सपोर्ट थे, हार्ड वर्किंग लेबर थे, जो बट इसके पीछे जो मतधारा था, जो आइडियोलॉजी था, वो था एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी ड्रिवन बाय ए वुमेन लीडर। तो ये नहीं, बीएनपी भी नहीं किया, बीएनपी भी नेशनलाइज के लिए नेशनलाइज पॉलिसी बहुत सारे कुछ किया, बेसिकली एग्रीगेशन इरिगेशन लेके बहुत सारे। बट शेख हसीना जी ने गारमेंट्स इंडस्ट्री को, आप जानते हैं आरएमजी, रेडीमेड गारमेंट के जिस दिशा से लेकर गए, उनको एक्सपोर्ट पॉलिसीज को, पीस कीपिंग फोर्स में बांग्लादेश को एक ब्रांड बनाया। तो रोहिंग्या को आश्रय देने के लिए 7 मिलियन रोहिंग्याज वहां पे आ गए एक कहने पे। तो वो जो कंफर्ट फील कराना दूसरे देशों को, रेफ्यूजी को, तो बहुत सारी चीज पे बांग्लादेश में ये किया, बिकॉज देयर से विजन, देयर से नॉट लिबरल आई वुड से, बट सम सॉर्ट ऑफ नॉन protectionist ideology was there behind हसीना, जो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी उनके पिता बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने वो स्थापित किया। बट वहां से बांग्लादेश अभी किस दिशा में जा रहे हैं, वो कई सारे मामले पे डिपेंड करेंगे। एक होगा हमारे सामने जो निर्वाचन आ रहा है, जो चुनाव आ रहा है, उसमें अगर चुनाव होता, मुझे लगता है कि बीएनपी अच्छा रिजल्ट करेंगे, शायद बीएनपी को जीत भी हो सकते हैं। ओके। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है वो जो पॉलिटिकल कोर्स है, सोशल कोर्स है, वो कैसे होगा, हाईली कंजर्वेटिव होगा, हाईली वो होगा। इसके ऊपर अगर जमात आ जाते हैं तो मतलब फॉर ऑब्वियस रीजन जमात इसमें बहुत ही कट्टर एक चीज लेंगे, बट अभी वो उतना कट्टर नहीं है, क्योंकि उनको सोसाइटी पे पहुंचना ना है। बहुत सारे जुबाओं पर जो फ्री थिंकिंग जुबाओं है, नॉट नेसेसरली ढाका में, चट्टग्राम में, सिलेट में है, बट बहुत सारे गांव में, देयर आर 64 डिस्ट्रिक्ट्स इन बांग्लादेश। तो उन डिस्ट्रिक्ट में उनकी वे है। गांव में बहुत सारे जगह में उनके पकड़ बहुत अच्छे थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्ट। बट बहुत सारे सिटियों में उनके संगठन नहीं थे। अब हो गया, अब देखते हैं कि कितने बड़े फ्रिक्शन भी बन गए। और एक चीज आजाद जी मैं बोलना चाहता हूँ, अपने पहले भूल गया। आपने बताया कि पाकिस्तान के साथ जो चीज बताया बांग्लादेश का ये है कि बांग्लादेश इज अ मेंबर ऑफ इट्स इस्लामिक कंट्री, बट इट्स अ मेंबर ऑफ द ओआईसी कंट्री। बट आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि इंडिया को बांग्लादेश में ऑफर दिया, बांग्लादेश में सपोर्ट किया कि ओआईसी कंट्री को ऑब्जर्वर बनने के लिए। तो इंडिया हैज अ सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन आफ्टर इंडोनेशिया। अजय जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है, आपको ये चीज मालूम होगा कि इंडोनेशिया की बाद भी पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है इनफैक्ट। तो इंडिया को वो चीज बांग्लादेश में ऑफर किया कि ओआईसी का ऑब्जर्वर स्टेटस ने, जो पाकिस्तान में नाकाज कर दिया। ये एक चीज है। हमारे बहुत सारे सार्क की बगैर भी बहुत सारे ग्रुप है, जैसे कि बीमस्टेक है, इंडियन ओशन रीम स्टेट है। सारी चीज में बांग्लादेश बहुत गहरी समझ हुआ है। बट
D8, इट्स ए ग्रुप ऑफ डेवलपिंग 8 कंट्रीज। अभी उसमें 9 कंट्रीज है, जिसमें तुर्की है, पाकिस्तान है। तो तुर्की और बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान wants to show some sort of camaraderie from the D8, क्योंकि फॉर आर्म्स एक्विजिशन, एक्वायरिंग और बहुत सारी चीज लेके इंडिया के साथ पैक था, तो वो चाहता है कि पाकिस्तान और टर्की से आए। तो इसीलिए बहुत सारे विजिट भी हो रहे हैं। टर्किश वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे भी मतलब यस यू नो एलोकेट करने वाले थे। तो ये सारी चीजें अगर कि D8 फ्रंट से, तो ये ऑब्वियस है। जब से हमने जैसे इंडिया में देखा, जो चीज कांग्रेस रेजिम में थे, जिस कंट्री में थे, वी हैव चेंज अबाउट पार्टनर। जैसे कि पैलेस्टाइन के साथ हमने देखा, हमने इजराइल के साथ भी दोस्ती बढ़ाई दी। तो बांग्लादेश में ये चीज हो रहा है अभी। जिस देश के साथ अच्छे रिश्ता थे शेख हसीना की टाइम पे, अभी मतलब वो चीज बदल रहे हैं। बट यूनुस के हाथ पे सारे चीज वो नहीं है। यूनुस इज ऑफ कोर्स ए प्रो यूएस मैन। हाँ जी, ऑफ कोर्स। मैं एक चीज और समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश में आपने जो कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक अच्छे संबंध, नो डाउट बहुत अच्छे समझ रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत को ओआईसी के लिए भी ऑफ कोर्स समर्थन किया था, लेकिन भारत के जो समर्थक बांग्लादेश में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में। मेरी कल ही बात हो रही थी कुछ थिंक टैंक से, तो उनका ये कहना था कि जो भारत के लिए सारी चीजें खराब ही नहीं है। बांग्लादेश में एक बड़ा तबका है जो कि भारत को सपोर्ट भी करता रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तबका जो है कि जो भारत को सपोर्ट करने वाला रहा है, जो कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट का रहा है, वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या वो अभी जो हिंसक वातावरण बना हुआ है वो अपने वेट एंड वॉच के पोजीशन में है? और वो जब वोट होगा, इलेक्शन होगा, तो वो लोग फिर किसको वोट करने वाले हैं अगर अवामी लीग नहीं होगी एक पार्टी? तो देखिए, वोट किसको, मुझे तो लगता है अगर सही सलामत से निर्वाचन इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो बीएनपी आ जाएगा। ओके 150 से ज्यादा सीट बीएनपी का और अलायंस पार्टी को मिल जाएगा। मतलब बीएनपी को खुद 150 हो जाएगा। बट एंटी इंडियन सेंटिमेंट लेके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी उनको कैपिटल बना रहे हैं। बट वो जो नैरेटिव पिल कर रहे हैं, उसके लिए उसके पीछे बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप है। वो खुद जानते नहीं है। और वो जो लोग को वो कह जाता है, जिसको मतलब जो इस थॉट प्रोसेस है, वो ज्यादा सोचते नहीं है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कितने सारे हेल्थ टूरिज्म के मामले में कितने सारे बांग्लादेशीज इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। कलकत्ता में कितने सारे ये बिजनेस के लिए आते हैं। यहाँ पे प्राइस कितना है, ट्रीटमेंट का हाल कितना अच्छा है। भेलर में बहुत सारे फ्री ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो ये सारी चीज है। ओके, थैंक यू मिस्टर मित्रा, इतनी बांग्लादेश को इतना इन डेप्थ जानकारी देने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफी कुछ धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा। बांग्लादेश के बारे में समझने को मिला। मैं आपसे बात करता रहूंगा ताकि जो बांग्लादेश के लिए अपडेट जो है वो मैं अपने दर्शकों को देता रहूं। और खास करके जब हम एक पड़ोसी देश हैं, तो मेरी ख्वाहिश यही है कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हों, क्योंकि ऑफ कोर्स पड़ोसी पड़ोसी होता है, हम बदल नहीं सकते हैं, काफी पुरानी कहावत है। सो वी होप कि बांग्लादेश में सिचुएशन काफी बढ़िया हो, इलेक्शन फ्री और फेयर हो, एंड फिर भारत और बांग्लादेश के संबंध भी अच्छे हो। थैंक यू मिस्टर मित्रा वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद। नवभारत टाइम्स को भी धन्यवाद। थैंक यू।